कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया होंगे। दगड़िए, विकास की बातचीत हर राजनीतिक दल करता है। जिला पंचायतों में, क्षेत्र पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में भी विकास की ही बात होती है। जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारे सामने जो विकास आता है, तो जिला योजना के माध्यम से या राज्य सेक्टर के माध्यम से या केंद्र के वित्तों से जो विकास हमारे सामने आता है, वो होता है गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा या उद्योग को अगर हम देखते हैं तो उसमें मुर्गा पालन, मछली पालन, भैंस पालन, गाय पालन, सुअर पालन, घोड़ा पालन, खच्चर पालन। उसके अतिरिक्त गांव में खड़ंजे बनाना, पानी के जो स्रोत होते हैं उनका रख रखाव, पेड़ लगाना, जलागम क्षेत्रों के संरक्षण संवर्धन की बात उसमें होती है। इन सारे कार्यक्रमों में अगर हम देखें तो वह विकास दिखाई नहीं देता जिसको हम आर्थिक विकास के रूप में देखते हैं। सरकारों ने एक तरीका सीख लिया है, पर कैपिटा इनकम। और वो जो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय ये लोग दिखाते हैं, ये अपने तरीके से दिखाते हैं। हमने बहुत पहले एक बार सवाल पूछा था कि ईजा घास का बोझा सिर में रखकर लाती हैं, वह अर्थव्यवस्था में कहां पर टका हुआ है। गांव के लोग जो जंगल से सूखी लकड़ी बीन कर लाते हैं, वो अर्थव्यवस्था में कहां पर टका हुआ है, वो पर कैपिटा इनकम में कहां पर टका हुआ है। इस सवाल का जवाब मुझे तो कभी नहीं मिला। दगड़ियों, निश्चित रूप से बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा का विकास होना चाहिए और सतत रूप से होते रहना चाहिए, क्योंकि बदलाव की स्थिति में इन सब में भी बदलाव आता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकास अगर किसी बात पर केंद्रित हो तो वह हो कि जो पहाड़ है, पहाड़ के लोग हैं, गांव हैं, उनकी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सरकारें क्या कर रही हैं। मैं हमेशा एक बात पर जोर देता हूं कि कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जो क्षेत्र स्थायी विकास का सबसे स्थायी साधन हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात की जाती है तो उसमें पहाड़ में कृषि क्षेत्र को एक तरह से छोड़ ही दिया जाता है। अगर नहीं छोड़ा जा रहा तो किसी विभागों का बजट देख लीजिए, और खासकर बजट में ये देखिए कि बजट खर्च किस काम पर हो रहा है। जब हम कृषि की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम पशुपालन की बात करते हैं, हम खेत खलिहानों में उपजाई जाने वाली फसलों की बात करते हैं, हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं जिसको बागवानी या बगीचों का विकास आप कह सकते हैं। उसके अलावा हम मत्स्य पालन की बात करते हैं, कुक्कुट पालन की बात करते हैं, गौलन की बात करते हैं, ये तो पशुपालन में आता है। आज एक सवाल आप पूछ सकते हैं, हमारे गांव में जो 1 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर दूध पैदा होता है, उस दूध से आपने आंचल की फैक्ट्री तो लगा ली, लेकिन हमारे गांव के अंदर कितनी डेयरियां स्थापित करवाने में सरकार कामयाब हुई है। अगर 10 गांवों में 2 डेयरी भी स्थापित करवाने में सरकार कामयाब हुई होती तो हम कहते कि सरकार को हमारी अर्थव्यवस्था की चिंता है। लेकिन हमारे पास जो थोड़ी मात्रा में दूध था, उस दूध के सहारे आंचल नाम की एक कंपनी, एक फैक्ट्री जो है वो चल रही है। आंचल का लाभ हमें कितना मिल रहा है, इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है, क्योंकि सरकार तय करती है कि मेरे दूध को वो क्या भाव खरीदेगी और क्या भाव बाजार में बेचेगी। उसके लाभांश में उस दुग्ध उत्पादक का कोई हिस्सा नहीं है। जो दुग्ध उत्पादक गांव में 1 लीटर, 2 लीटर दूध पैदा करता और आंचल वाले उसके घर से खरीद कर लाते। दगड़ियों, कृषि विकास के क्षेत्र में राज्य बनने के बाद ही नहीं, बल्कि राष्ट्र बनने के बाद, जब यह देश आजाद हुआ 1947 में, उस वक्त हमारे लोगों को उम्मीद थी कि सरकारें कृषि के क्षेत्र में कुछ विकास करेंगी। जब 1964 में भूमि बंदोबस्त ही हमारी सरकार नहीं करा सकी, तब साफ हो गया था कि सरकारों को विकास के उन रास्तों से कोई लेना देना नहीं है जिन रास्तों को ध्यान में रखकर, दिल और दिमाग में रखकर
हमारे लोग स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे। भाई हम स्वतंत्रता संग्राम में अगर कूदे थे तो इसलिए नहीं कूदे थे कि गोरी चमड़ी भाग जाएगी और हमारे लोग उस जगह पर बैठ जाएंगे जिस जगह पर गोरी चमड़ी बैठी हुई है। हम लोग अगर स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े थे, कौमें अगर, गांव अगर, समाज अगर स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ा था, तो उनकी कुछ योजनाएं थी, उनके कुछ नारे थे, कुछ मांगे थी, कुछ मुद्दे थे। जल, जंगल, जमीन और जीवन की जो हम बात करते हैं, वो सभी मुद्दे स्वतंत्रता संग्राम में भी थे। लेकिन सरकारों ने उन मुद्दों को किनारे करने की ही कोशिश की और अपने हिसाब से विकास या अपने हिसाब से व्यवस्था को थोपते रहे। परिणाम, हम गांव के लोग नगरों में मजदूरों के रूप में ढोए जाने लगे। पलायन जो है वो हमको नगरों की ओर ले जाता है। क्यों? क्योंकि नगर को मजदूरों की जरूरत है, ऐसे मजदूरों की जिनकी मजदूरी सरकार तय करे या कंपनियां तय करें या नगर तय करे। और सरकार इस खेल में कामयाब है। गांव में जो पलायन है वो सरकारों की एक सोची समझी राजनीति है, सोचा समझा एक तौर तरीका और षड्यंत्र है। सरकारें चाहती हैं कि नगरों के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े व्यापार हैं, व्यवसाय हैं, बिजनेस हैं, उनके लिए जो मजदूर मिले, सस्ता मजदूर मिले, वो गांव से आए। और जब गांव से मजदूर आएगा तो गांव खाली होंगे। सरकारों ने हमारे गांव के विकास के लिए, या कहूं कि जल, जंगल, जमीन और जीवन के समुचित विकास के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। मांगे उठती रहीं, लेकिन सरकारों ने उस ओर नहीं देखा। यदि सरकारों ने देखा होता तो 64 में जो भूमि बंदोबस्त था, जो अभी तक नहीं हुआ है, वो उस समय हो चुका होता। और राज्य बनने के बाद तो पहला काम ही नए सिरे से भूमि बंदोबस्त का होना चाहिए था। कम से कम सरकार को तो पता तो चलता कि 18 एकड़ से ज्यादा के भूस्वामी तो मौजूद नहीं है। और सरकार को ये तो पता चलता है कि आखिर कितना समाज हमारा भूमिहीन हो चुका है, कितना समाज उस स्थिति में आ चुका है जो अपने गांव के अंदर खेत पर निर्भर नहीं रह सकता है। लेकिन सरकारों ने भूमि बंदोबस्त नहीं करवाया। दगड़ियों, कृषि विकास यानी पशुपालन का विकास, यानी हॉर्टिकल्चर का विकास, बागवानी विकास, और जो फसलें हम बोते हैं उनका विकास, और इस विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सबसे पहली और बड़ी जरूरत है भूमि की। जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें संयुक्त वन वही बचे हैं जहां वनों में आज भी चारागाह है। वरना जो हमारे मिश्रित वन थे, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो पहचान थी, उन जंगलों को चीर के एक बड़े कॉरपोरेट खेत में बदल दिया गया है। और सरकारें ऐसा दर्शाती हैं जैसे हम चीड़ खत्म नहीं कर सकते हैं। और तो और सरकार यह भी नहीं बता रही है कि कितने आदमियों को प्रतिदिन के हिसाब से सरकार के बाघ और भालू मारकर खा रहे हैं। और सरकार यह भी नहीं बता रही है कि कितने बंदर, लंगूर प्रतिदिन पहाड़ में हमारी जो कृषि सभ्यता है उसको चौपट कर रहे हैं। क्यों नहीं बता रही? क्योंकि सरकार तो चाहती है कि पहाड़ खाली हो जाए। सरकार तो चाहती है। अगर सरकार नहीं चाहती तो बंदरों को खत्म करने, बाघों को खत्म करने, भालुओं को खत्म करने के लिए सरकार कोई विशेष परिश्रम क्यों नहीं कर रही? इनको खत्म करने के लिए सरकार उपाय क्यों नहीं कर रही? यानी वन संरक्षण अधिनियम से पहले, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से पहले ये समस्याएं नहीं थी। मतलब क्या आपने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया, कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया, राजाजी नेशनल पार्क बनाया, और इन पार्कों में जो जानवर आपने खूंखार पाले, पोसे, वो तो अब गांवों में फैल चुके हैं। यानी एक ऐसा भूभाग जहां हम बृहद रूप पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का कृषि विकास कर सकते थे, वो भूभाग हमसे छीन लिया गया। और जो शेष भूभाग था, उस भूभाग में आपने चीड़ का बहुत बड़ा खेत स्थापित कर दिया। अब जब तक बड़े बड़े कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, खूंखार जानवरों को पालने वाली योजनाएं, परियोजनाएं मौजूद हैं, और जब तक बहुत बड़ा चीड़ का खेत स्थापित है, तब तक हम कृषि विकास
की रूपरेखा बना ही नहीं सकते हैं। यानी हम पहाड़ के लोगों को स्थायी विकास के साथ जोड़ ही नहीं सकते हैं। हमें नगरों में जाके मजदूरी ही करनी है। और शायद यही वजह है कि पहाड़ में आवाज उठने लगी है भू कानून की। अब उस आवाज को दबाने की, कुचलने की, भटकाने की कोशिश हो रही है। भूमि वितरण की बात को उससे छीना जा रहा है, छुपाया जा रहा है। भूमि का जो बहुत बड़ा हिस्सा वन विभाग के कब्जे में है, उस कब्जे को खाली कराने के रास्तों को और कठोरता से ढका जा रहा है, बंद किया जा रहा है, सशस्त्र तरीके से बंद किया जा रहा है, कानून की ताकत से बंद किया जा रहा है। हिंसक जानवरों को पालने की जो परियोजना है, उनको तेजी से बढ़ाया जा रहा है। चीड़ के विस्तार को रोकने का कोई उपाय सरकार नहीं कर रही है। यह अलग बात है कि वृक्षारोपण के नाम पर दुनिया भर से दान, अनुदान, फंड्स लेकर बहुत बड़े बड़े गमन हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे। लेकिन जो एक सही तरीके से पहाड़ को स्थापित करना है, जल, जंगल, जमीन और जीवन की बात के साथ, यानी कि पहाड़ को एग्रीकल्चर हब बनाने की बात जो की जानी है, उसको छुपाया जा रहा है। उस ओर कोई ध्यान ना दे, ये प्रयास किए जा रहे हैं। और सबसे आश्चर्यचकित कराने वाला यह है कि सरकार के इस जन विरोधी प्रयासों में जो सिपाही की भूमिका में है, वो हमारे ही गांव के वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जैसे संगठनों के बीच में सदस्य हैं, उनके सक्रिय सदस्य हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत पहाड़ को कॉरपोरेट का उपनिवेश बनाया जा चुका है। और जो बचा है वो हम मजदूर पैदा कर रहे हैं नगरों के लिए। तो दगड़ियों, एक रास्ता है, वो है वोट का रास्ता। अगर राजनीतिक दलों को लग जाए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लग जाए कि उत्तराखंड से 5 की 5 सीटें अब जल, जंगल, जमीन के नाम पर मिलने लगी हैं, चाहे निर्दलीय ही क्यों ना जिताए जाए। यदि भाजपा, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों को लग जाए कि कॉर्बेट नेशनल पार्क को जब तक नहीं हटाएंगे, राजाजी नेशनल पार्क को जब तक नहीं हटाएंगे, तब तक हमको वोट मिलने वाला नहीं है। यदि इन राजनीतिक दलों को लग जाए कि आप पहाड़ में हमारी दाल नहीं गलती, अब लोग समझदार हो गए हैं, तो निश्चित जानो ये चीड़ का बहुत बड़ा खेत बांस के खेत में या गेहूं, चावल के खेतों में बदल जाएगा। निश्चित जानो बाघ, भालू, सुअर, इनकी समस्याएं देखते देखते छूमंतर हो जाएंगी। सिर्फ एक हथियार हमारे पास है, वोट का हथियार, कि उत्तराखंड को इन राजनीतिक दलों से मुक्ति दिलवा दो। और जब भाजपा कांग्रेस को लगेगा अब उत्तराखंड के लोग हमसे मुक्ति चाहते हैं, तो वो घुटनों के बल आपके सामने बैठे होंगे और वो सब करेंगे जो आप चाहते हैं। वरना कॉरपोरेट का उपनिवेश वो बना चुके हैं इसको, और हमसे सब कुछ छीना जा चुका है। खैर दगड़ियों, फिर मिलते हैं।